एमसीडी चुनाव जारी है और हमारे साथ आज दिन भर की पूरी कवरेज लेकर जुड़ रहे हैं अक्षत त्रिवेदी इस पे बात करने के लिए। जिस तरह पार्टियां बिजी थी हिमाचल और गुजरात के इलेक्शन में, उसी तरह ठीक हम भी बिजी थे हिमाचल और गुजरात में। और एमसीडी का आज हम पूरा जो लबोलुआब है वो आपको बताएंगे कि एमसीडी में क्या हुआ, कैसे वादे हैं, कितने पूरे हुए हैं, पहले सभी पे बात करेंगे। अक्षत हमारे साथ हैं और कितने प्रतिशत कहाँ मतदान हुआ है दिल्ली के कौन कौन से इलाके में, वो सब हम आपको बताएंगे। अक्षत, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, आप जल्दी से एक्सेप्ट करें और जल्दी से जुड़ जाएं क्योंकि 5 बज चुका है। अब से आधे घंटे में वोटिंग समाप्त होने वाली है और दिन भर क्या क्या हुआ वो पूरा हम आपको विस्तार से बताएंगे अक्षत के साथ। मैंने अक्षत आपको किए, वो आप एक्सेप्ट करिए। और 250 वार्डों में ये चुनाव हो रहा है और इसमें 247 प्रत्याशी जो हैं वो कांग्रेस के खड़े हुए हैं और आप और बीजेपी दोनों पूरी पूरी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब जिस तरह केजरीवाल साहब और पंजाब के भगवंत मान साहब हिमाचल में भी जीते और गुजरात में भी जी हैं और गुजरात में अभी भी लगातार प्रचार जारी है। और इस बार इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली के जो अच्छा अक्षत, तो इस बार एग्जिट पोल पर भी बैन लगा है। तो साथ ही साथ ये सब गुजरात इलेक्शंस की वजह से हो रहा है और गुजरात में एक चरण का चुनाव हो चुका है और अभी एक चरण का चुनाव बाकी है। तो इसलिए थोड़ा सा दिल्ली में साथ ही चुनाव कराना था और दिल्ली में पिछले 6-7 महीनों से चुनाव टला हुआ था। तो हालांकि उसको लेकर काफी बयानबाजी हुई थी, अमित शाह की तरफ से भी हुई थी, केजरीवाल साहब की तरफ से भी हुई थी, सिसोदिया साहब की तरफ से हुई थी कि क्यों नहीं चाहती बीजेपी चुनाव। हाँ अक्षर, मैंने एक बार फिर से आपको सेंड किया है, चेक करिए आप। तो पूरा जो राजनीतिक महकमे में क्या क्या चल रहा है पूरी कवरेज आपके लिए ला रहे हैं। और क्या क्या मैनिफेस्टो में अपने कहा बीजेपी ने, आपने, कांग्रेस ने, कौन आरओ वाटर प्यूरिफायर लगवा रहा है, किसके घरों में लगवा रहा है, कब लगवा रहे हैं, ये कब आरओ वाटर प्यूरिफायर लगेंगे, हम सब आपको बताएंगे। आजकल काफी समय लगने लगा है जुड़ने के लिए, तो शुक्रिया अक्षर हमें ज्वाइन करने के लिए। तब तक मैं अपने दर्शकों को भूमिका बता रहा था कि क्या क्या चल रहा है और दिन भर क्या क्या हुआ है। वैसे देखा जाए तो दिल्ली में काफी कम देखने को मिला है मतदान। मैं दोपहर 2 बजे तक की बात करूं तो लगभग 30% मतदान हुआ। बिल्कुल, मतदान काफी कम देखने को मिला है। पता नहीं क्यों, खासकर दिल्ली जैसे शहर में यहाँ मतदान थोड़ा अच्छा देखते हैं। पिछली बार हमें देखा है विधानसभा लोकसभा के चुनाव में भी कि मतदान अच्छा ही होता है, लेकिन इस बार पता नहीं मतदान काफी कम दिख रहा है। हो सकता है जब फाइनल आंकड़ा है तब तक थोड़ा सा मतदान बढ़ जाए, हमें अच्छा देखने को मिले वोट परसेंटेज। फिलहाल तो कम। जी बिल्कुल, क्योंकि 2017 की बात करें जब 272 वार्ड में चुनाव था तब भी मतदान का प्रतिशत जो है काफी अच्छा देखने को मिला था। और वहीं हम बात करें साथ ही गुजरात में जो पहला चरण हुआ वहां पे भी मतदान हमें कम देखने को मिला। तो क्या कारण है कि मतदाता सोया हुआ क्यों है? क्या राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो राजनेताओं की तरफ से किए गए बयानबाजी जो है उससे मतदाता परेशान आ गया है कि सारे ही करप्ट हैं,
झूठे वादे, जुमलेबाजी, इन्हीं सब के कारण क्या मतदाता जाना ही नहीं चाहता है कि क्यों जाऊं मैं वोट करने, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है? क्या कारण है इसके पीछे? आपको क्या लगता है कि मतदाता क्यों नहीं जा रहा? इतना वोट परसेंटेज हमें क्यों कम देखने को मिल रहा है? देखिए, फिलहाल अभी दिल्ली का आंकड़ा तो आया नहीं, तो उस पर तो कुछ कमेंट करना सही नहीं रहेगा। लेकिन जो गुजरात का फर्स्ट केस का मैंने देखा, मुझे लगता है गुजरात में जो इस बार एक दिख रहा है कि बीजेपी, पिछली बार अगर चुनाव देखे हम 2017 में, तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फाइट थी कि कौन जीतेगा, कितना क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। बट इस बार हमें दिख रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं आसानी से सरकार बना रही है, एक अच्छी खासी सीट ले जा रही है। तो लोगों में वो एक जोश ही नहीं कि हम वोट करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि बीजेपी को सत्ता में आना है, तो वोट करें या ना करें क्या फर्क पड़ता है। तो इस कारण क्या होता है, वो वोटर जो कि न्यूट्रल होता है, जो कि डिसाइड करता है, वो शायद इतना नहीं आ रहा है बाहर वोट करने के लिए। और यही कारण है कि वोट हमें कम देखने को मिल रहा है चुनाव के अंदर। जी बिल्कुल, हमने जो इंस्टा पे पोल लगाया था उसमें भी 47% लोगों का मानना था कि बीजेपी एमसीडी में आ रही है फिर से, और बदलाव की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। तो 40% लोगों का ये मानना था कि केजरीवाल साहब की पार्टी आ रही है, और 13% लोग इसको कांग्रेस के साथ थे। हालांकि कुछ लोगों का कहना ये है कि कांग्रेस एमसीडी के चुनाव जो 247 सीटों पे लड़ रही है, उनका ये जी कहना है कि कांग्रेस जो है वो पुनर्जीवित होने के लिए ऐसा कर रही है, और वो सिर्फ एक, जैसा कि त्रिकोणीय मुकाबला बोला जा रहा है, पर कांग्रेस कहीं ना कहीं छोटी सी भूमिका अदा करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि शायद वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ा है इन्होंने, कांग्रेस ने, दिल्ली में। क्योंकि इनके वादे जो है इस बार के, वो मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रिया श्रीनाथ सामने आए थे 30 नवंबर को, उन्होंने बताया था कि आरओ वाटर प्यूरिफायर लगाएंगे हम, दिल्ली में जो जी पानी है वो पीने लायक नहीं है। बहुत अच्छी बात है। डे बोर्डिंग फैसिलिटी लाएंगे स्कूल्स में, हाउस टैक्स को वेव ऑफ करेंगे, माफ करेंगे जो पिछला बकाया है, और जो अभी लग रहा है उसको हम आधा करेंगे। ठीक है। जी कचरा मुक्त दिल्ली, ये पिछले, आप, मैं सोचता हूं कि अगर हमारी उम्र 22-23 साल है, तो हम लगभग 15 सालों से ये बात सुनते आ रहे हैं कि दिल्ली का प्रदूषण और दिल्ली कचरा मुक्त, लैंडफिल साइट साफ होंगी, ये सब सुनते चले आ रहे हो, हम उसको झेल भी रहे हैं। ठीक है। जी पार्किंग सुविधा अच्छी होगी, सीवरेज और नालियां साफ करेंगे, आरडब्ल्यूए रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन को नागरिक निकाय में शामिल करेंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक है। ये कुछ मोटा मोटी वादे जो है, 7-8 वादे ये कांग्रेस ने किए हैं। तो आपको क्या लगता है, इससे कितने प्रतिशत वोटरों को ये लुभा पाए हैं, या 250 सीटों में 247 पर जो इनके प्रत्याशी उतरे हैं, उसमें से कितने आपको लग रहा है कि जीतते हुए नजर आ रहे हैं? क्या माहौल है? क्योंकि आज शाहीन बाग की बात करें तो शाहीन बाग में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी वोटर्स की, वोट करने जा रहे थे, और शाहीन बाग की सीट तो एक, खैर, अच्छा खासा माहौल रहता है वहां पे वोटिंग का कि कौन जीतेगा, जी क्योंकि ओखला विधानसभा से काफी चर्चित विधायक हैं। जी जी बिल्कुल। विधायक का नाम सब जानते ही हैं, जिनका राजनीतिक इंटरेस्ट वो जानते हैं विधायक का नाम क्या है। जी, मुझे लगता है कि जो वादे की कांग्रेस ने, वादे तो ठीक हैं, कुछ वादे उसमें अच्छे भी हैं, लेकिन खाली वादे करने से चुनाव नहीं जीतते हैं, लोग वोट नहीं देते हैं। अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं, तो आपके ग्राउंड में होना चाहिए, आपके कार्यकर्ता, आपके नेता प्रचार करते हुए दिखना चाहिए। हमने जैसे देखा है कि बीजेपी के करीब करीब 7 मुख्यमंत्री वहां प्रचार कर रहे थे एमपी इलेक्शन में, नगर निगम के इलेक्शन में मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे थे बीजेपी के, अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी टीम खुद प्रचार कर रही थी। यहाँ तक कि बीजेपी जो नेशनल प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, वो भी प्रचार कर रहे थे। तो अगर आप ग्राउंड पर जी आएंगे, आप प्रचार करेंगे, लोगों के बीच में दिखेंगे आपकी पार्टी का, तो लोग आपको वोट देते हैं। सिर्फ खाली वादे करने से, एक आध करने से इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई बड़े नेता वहां प्रचार करने नहीं गए, और एमसीडी में भी सेम ऐसा ही हुआ है कि वहां पे प्रचार करने जा ही नहीं रहा कांग्रेस का बड़ा नेता। तो अगर जी प्रचार नहीं बिल्कुल, करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का जो पूरा फोकस है वो सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा और 2024 के लोकसभा चुनाव पे है, जिसके कारण ये लोग छोटे छोटे चुनाव में शामिल नहीं हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम छोटी राजनीति नहीं करेंगे। हालांकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है जो कि पिछले जी कुछ समय से नजर नहीं आ रही है। आपको बता दूं कि 1.5 करोड़ के आसपास मतदाता है दिल्ली में, जिसमें से 2 बजे तक का डाटा मैं आपको बता रहा हूं कि 30% रहा। तो 1.5 जी करोड़ में 30% लोग मात्र वोट करने गए, ये काफी सोचने वाली बात है, और 7 दिसंबर को इसका रिजल्ट आना है। ठीक है। जी ठीक है। तो गौतम गंभीर का एक बयान है जो कि उन्होंने दिया और केजरीवाल के खिलाफ है, कि एमसीडी में केजरीवाल जी उनके काम का श्रेय चोरी कर रहे हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, लैंडफिल साइट्स को साफ करना, इन सब का श्रेय जो है वो
केजरीवाल साहब ले रहे हैं, जिसको एक और चीज बोली गई है फर्जीवाल साहब। ठीक है, तो वो ले रहे हैं। और जो ज्योतिषी हैं, तो उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि केजरीवाल साहब ज्योतिषी हैं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, तो मैं नहीं बता सकता कि बीजेपी की कितनी सीटें निकलेगी, पर हालांकि हम जीत जरूर दर्ज करेंगे। आप किस तरीके से इस बयान को देखते हैं जी के? गौतम गंभीर जो शुरुआत से, जब से वो सांसद बने तब से अपने बयानों के लिए चर्चित रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ काम किया, हमने देखा कि जो उनका जो जब जब वो संसदीय क्रिकेट क्षेत्र में थे तो क्रिकेट में भी बयानबाजी करते रहते थे, और उसी वजह से वो काफी फेमस। जी 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 बिल्कुल, तो वो ऐसे बयान करते रहते हैं। और हमने देखा उन्होंने कुछ काम किया, जैसे वो फ्री का लोगों को खाना खिलाना हो, या अपने यहाँ पे एयर प्यूरिफायर लगाना हो अपने संसदीय क्षेत्र में। बट अगर नगर निगम के लेवल पे देखें तो वहां पे उनको कोई ऐसा खासा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। और अगर आप उनकी पार्टी का बयान को देखें तो पार्टी तो ये कई बार कह चुकी है, मेयर वगैरह, कि हमको केजरीवाल की सरकार ने फंडिंग नहीं दी हमको, इसलिए हम काम नहीं कर पाए। तो पार्टी तो बोलती है हम काम नहीं कर पाए क्योंकि फंडिंग नहीं दी, और आप बोल रहे हो कि अरविंद केजरीवाल काम का श्रेय ले गए। तो ये दोनों थोड़ा सा विरोधाभासी बयान है। जी बिल्कुल। एमसीडी में 15,000 वर्कर्स हैं, और जिनका जो बजट है वो है 1,52,000 करोड़ का। जी ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि काम नहीं कर, क्योंकि एमसीडी में देखे बीजेपी भी ये नहीं बोल सकती कि बीजेपी इस वजह से काम नहीं कर पा रही है। आप 15 सही साल है। से एमसीडी में हैं, आप केंद्र में हैं, राष्ट्रपति आपका है, प्रधानमंत्री आपका है, जी आपका बिल्कुल, मुख्यमंत्री नहीं है, और दिल्ली में मुख्यमंत्री की कोई खास बिल्कुल पावर्स भी भी नहीं, नहीं। बिल्कुल सही जी बात। बिल्कुल। तो अच्छा, आपका जो सिलसिला है वो शुरू हुआ था 2017 से एक्शन जी एमसीडी बिल्कुल, में। जी, तो एमसीडी में 48 सीटों पर पहली बार जीत हासिल की थी, और वहीं से एक उभरते हुए विपक्षी के तौर पर नजर आई थी बीजेपी जी। के सामने, क्योंकि बीजेपी उससे पहले से ही एमसीडी में है और लगातार है एमसीडी में। और देखना अभी ये है कि क्या क्या रहेगा। तो बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसके लिए जो दिल्ली के सांसद हैं रमेश बिधूड़ी, जी साथ ही आपको ये भी बता दूं अपने दर्शकों को कि नेपोटिज्म की बात करने वाली बीजेपी, रमेश बिधूड़ी और उनका परिवार पूरी तरीके से राजनीति में है। बिल्कुल, और एक नहीं कई लोग हम देख चुके हैं कि वो राजनीति में है, पूरा परिवार जी बीजेपी के बिल्कुल। अंदर। जी बिल्कुल। रमेश बिधूड़ी, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और दिल्ली बीजेपी प्रभारी बैजंत पांडा आते हैं और संकल्प पत्र लेके आते हैं। तो संकल्प पत्र में है 5 रुपए में खाना, स्मार्ट स्कूल, साइकिल, आवास और स्वरोजगार का वादा। ठीक है, जी मंथली स्कॉलरशिप 5th क्लास के बाद। ठीक है, और 1000 छठ घाट, क्योंकि छठ की समस्या हर साल देखी सब जाती देख। है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से एक नोटिस जारी होता है कि घाटों पर कोई नहीं जाएगा पूजा करने के लिए, घाटों का पानी जो है वो बहुत खराब है, और इस तरीके यमुना को लेकर काफी सारी चीजें उठती हैं दिल्ली में हर हमेशा जब छठ आता है। और छठ का त्योहार जो है वो एक बड़ा त्योहार होता है, तो इसको बीजेपी कहीं ना कहीं अपने धार्मिक मुद्दे को एक जरूर शामिल करती है। तो इस धार्मिक मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? और जो साइकिल वाली बात है, ये दूसरी पार्टियों का चुनाव चिन्ह बेच दान करने की बात कर रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं असल में। तो और आवास और स्वरोजगार का वादा, आप पिछले 15 सालों से हैं, पिछले 10 साल से लगभग आप केंद्र में हैं, 8 साल हो चुके हैं लगभग आपको, 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं बीजेपी के इसको संकल्प पत्र को? माफ कीजिएगा। बीजेपी के संकल्प पत्र को देखें, चाहे घोषणा पत्र कह दो, संकल्प पत्र कह दो, कुछ भी कह दो, बात में नहीं कि जो उसमें वादे किए उनमें कुछ भी नयापन नहीं है। और अगर हम देखें तो करीब 15 साल से आप सत्ता में है, यहाँ तक कि एलजी भी आपका है, केंद्र में सरकार भी आपकी है। तो अगर आपको ये सब जी करना था, अब तक क्यों नहीं किया? लगातार हम देखिए, दिल्ली में इससे पहले 3 नगर निगम थे, अब उनको मिला के 1 कर दिया गया है। तीनों नगर निगम में आपकी ही सरकार थी। तो अगर ऐसा था, अच्छा आपको अच्छा, क्यों नहीं किया? हाँ, मैं आपका ज्वाइन होने से पहले ये बात कर रहा था कि 6 महीने पहले, लगभग 6-7 महीने पहले ही चुनाव हो जाने थे एमसीडी के। क्या कारण था कि एक किया गया इनको, जिसको लेकर काफी बयानबाजी अमित शाह की तरफ से, मनीष सिसोदिया की तरफ से और केजरीवाल की तरफ से जारी थी लगातार। तो क्या जी कारण था जी वो इनको एक किया गया? जी, असल में अप्रैल में अगर हम देखें तो अप्रैल में जो थे नगर निगम के चुनाव प्रस्तावित थे, उसका कार्यकाल पूरा हो रहा था, अप्रैल में चुनाव होने थे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बीजेपी, उन्होंने बेसिकली ये किया कि जो 3 नगर निगम थे उनको 1 कर दिया संसद में बिल लाके। और ये उन्होंने इसका कारण ये बताया कि जो 3 नगर निगम होते हैं तो काम अच्छे से नहीं हो पाता है, शहर का विकास नहीं हो पाता, और जो तीनों मेयर रहते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहता, इसलिए हम तीनों नगर निगम को फिर से 1 करेंगे और
उसके बाद फिर से चुनाव कराएंगे। तो इस कारण क्या वो जो तीनों नगर निगम एक हुए तो फिर से हम देखें वहाँ पे डिलिमिटेशन की प्रोसेस हुई, कहीं जो वार्ड था उनके जो एरिया था साइज को घटाया गया बढ़ाया गया, और इस कारण करीब करीब 6 महीने लग गए। अब कोई ऐसा हो कि गुजरात के साथ ही वो नगर निगम के चुनाव हो गए, पता नहीं ऐसा कैसा था कि प्रोसेस उस टाइम पे खत्म हुआ, लेकिन हम देखा कि 6 महीने लग गए और उसको टाइम पे कराया गया। आम आदमी पार्टी का आरोप था कि बीजेपी हार रही है एमसीडी के चुनाव के अंदर, इसलिए वो चुनाव को लेट करवाना चाहती, और बाकी कांग्रेस का भी कुछ सिमिलर तरह का आरोप था। तो ये कारण है कि चुनाव करीब 6 महीने लेट हो गया। अगर वो चुनाव पहले करवा दी जाते 3 नगर निगम के साथ ही तो चुनाव 6 महीने पहले हो, लेकिन वो चूंकि टाइम लग गया प्रोसेस में। जी बिल्कुल, क्योंकि केजरीवाल साहब का ये कहना था कि बीजेपी को डर है कि वो एमसीडी हार रहे हैं, और अमित शाह ने ये बोला था पार्लियामेंट में कि डर नहीं है, आपको डर है, और अगर आप आज जीत रहे हैं तो आप 6 महीने बाद भी जीतेंगे, क्या दिक्कत है। जी, तो जेपी नड्डा नाम से कौन परिचित नहीं है, आजकल तो मुख्यमंत्री भी स्टेट स्कैन से घबराते हैं। जेपी नड्डा का एक बयान है कि नाकारा केजरीवाल को सबक सिखाएगी दिल्ली, ये जेपी नड्डा ने कहा। और उन्होंने कहा कि ये जो केजरीवाल साहब बजट को लेके रोते रहते हैं जी कि भाई बजट नहीं है, बजट नहीं है, इन्होंने खुद ही कम किया है बजट। दिल्ली का बजट 7,000 करोड़ था 2017 में, फिर इन्होंने 6,121 करोड़ के आसपास कर दिया। तो दिल्ली में बजट की समस्या हमारी नहीं है, ये तो जो बताते हैं हम वो देते हैं। हालांकि अब पंजाब में भी ये कह रहे थे कि पंजाब में भी हमें इतना चाहिए इतना चाहिए, तो केंद्र सरकार, और फिर इनका ये रहता है कि दिल्ली का आदमी जो है वो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करता है, तो हमें इतना पैसा चाहिए, तो हमें इतना चाहिए क्योंकि दिल्ली का आदमी टैक्स पे कर रहा है। तो केजरीवाल साहब के लिए उन्होंने ये हिदायत दी थी कि साथ ही की टैक्स पूरे भारत की जनता पे करती है, और इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल की बात करें तो वो मुंबई है। जी ठीक है, तो इस तरीके का एक बयान था कि केजरीवाल नाकारा है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। क्योंकि हर किसी को देखे तो बीजेपी का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा नेता, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो केंद्र का हो, और चाहे वो उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, जी जैसा कि हम बात करते रहते हैं कि बाहर के नेता बताइए एमसीडी के चुनाव में कूद रहे हैं, और वो केजरीवाल को नाकारा साबित करने पे लगे हुए हैं कि केजरीवाल कोई काम नहीं किए हैं, सारा बीजेपी का क्रेडिट खा रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरीके से अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी समाजवादी सरकार में किए गए कामों का क्रेडिट खाती है। जी तो बिल्कुल। आपको इसमें क्या लगता है कि जेपी नड्डा के इस बयान से दिल्ली की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो इलेक्शन में आज वोटिंग हो रही है इतनी कम देखने को मिली, उस मतदाता पर क्या फर्क पड़ता है इन सब बयानों से? क्या वो इनको सीरियसली लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जी, जो ऐसे बयान आते हैं खासकर जेपी नड्डा जैसे नेताओं से, उससे हो सकता है जो बीजेपी कोर वोटर है जो हमेशा से बीजेपी को ही वोट करता है उन पे शायद असर पड़ जाए, लेकिन जो न्यूट्रल वोटर होते हैं उन पे से कोई खास असर नहीं पड़ता। क्योंकि हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि बीजेपी 5 साल सत्ता में वहाँ पे नगर निगम में, वो करीब 15 साल सत्ता में है। तो अब जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो, आप ये नकारा के आरोप लगा रहे हो, तो लोग ये भी देखते हैं कि एमसीडी में बीजेपी ने कितना काम किया है। अब जब इतने टाइम पे 8 साल से केजरीवाल सत्ता में वहाँ पे 7 साल से और 15 साल से बीजेपी, तो दोनों काम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों के पास वो दिखाने के लिए काम होना चाहिए। तो लोग अब सिर्फ खाली बयानों से जज करके आपको वोट देते तो ये बहुत मुश्किल है। लोग इस समय कंपेयर करते हैं कि एमसीडी में कितने बीजेपी ने काम किया है और दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया है। इसका बयानों का कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे वो जेपी नड्डा दे दें, चाहे कोई बाहर से मुख्यमंत्री आके पुष्कर सिंह धामी हो या एमपी से शिवराज सिंह चौहान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल अक्षत। और एमसीडी के चुनाव इतने क्यों इस बार कवर किए जा रहे हैं? मतलब आप देखें कि आज मीडिया चैनल्स का पूरा फोकस जो है वो एमसीडी के चुनाव पर रहा। हालांकि गुजरात में भी प्रचार चल रहा है, उधर कन्हैया कुमार भी जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए थे। उनका एक वीडियो आ रहा है जिग्नेश मेवानी वाला, को लेकर 7 मुल्कों की पुलिस और फलाना ढिमकाना, वो चल रहा है। पर दिल्ली इस बार खास क्यों? क्या दिल्ली में कुछ बदलाव होना है? क्यों जरूरी है? अगर ये बदलाव जरूरी है, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में बदलाव जरूरी है? जी, जो आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा मुझसे कि इस बार इतना कवर क्यों किया जा रहा है चुनाव को, तो अगर आप देखें तो इस बार का चुनाव इंटरेस्टिंग इसलिए कि कहीं ना कहीं एक तो जितना सालों से देखते आ रहे थे कि पार्टी हमेशा चुनाव तो बायपोलर था, इस बार वो ट्राइब, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी है तो कहीं ना कहीं ट्रायंगुलर चुनाव हो चुका है।
दूसरा कारण ये है कि एक मीडिया की नजर इसके ऊपर भी है कि जो आम आदमी पार्टी है वो पंजाब चुनाव के बाद से अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट कर रही है कि हम राष्ट्रीय पार्टी बन रहे हैं, अब हम खाली एक रीजनल पार्टी नहीं रहे हैं। तो उनके लिए देखना दिलचस्प है कि क्या वो एमसीडी और गुजरात चुनाव दोनों साथ में लड़ पाते हैं, क्या उनके पास रिसोर्सेस हैं कि वो दोनों चुनाव को मैनेज कर ले। इसलिए भी इस बार फोकस थोड़ा ज्यादा है मीडिया का इस पे। साथ ही हमने देखा है कि जो 15 साल करीब एमपीडी में बीजेपी को हो गए हैं, तो एक चुनाव कहने का इंटरेस्टिंग ये भी बना था कि क्या पार्टी जो है बीजेपी वो पावर को रिगेन कर पाती है, क्या वापस सत्ता अपने हाथ में रख पाती है, या इस बार इससे सत्ता का हाथ देना पड़ता है। इसलिए इस बार मीडिया की नजर हम देखें तो चुनाव के ऊपर ज्यादा है। बस जो केजरीवाल का बीजेपी का जो तरह कैंपेन करते हैं, वो लोग कि बड़े बड़े नेता आके प्रचार करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो केंद्रीय मंत्री हो, केजरीवाल की पूरी टीम वहां प्रचार करती है। ये भी कारण है कि जब इतने बड़े नेता प्रचार में जुट जाते हैं तो कहीं ना कहीं मीडिया का फोकस बढ़ जाता है चुनाव के ऊपर। जी बिल्कुल। साथ ही हम बात करेंगे एक अहम मुद्दा, सत्येंद्र जैन का वो तिहाड़ का वीडियो। क्या था वो पूरा मसला, जरा विस्तार से हमें समझाएं कि सत्येंद्र जैन जेल में है और उनका वो क्या वीडियो था, और बीजेपी ने उस पर किस तरीके से वार किया और किस तरीके से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया उनके बचाव में उतरे। जी, असल मुद्दा ये है कि करीब 6 महीने पहले जो दिल्ली के मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कहीं 2 हवाला कारोबार की मदद से पैसे को हवाला में ट्रांसफर किया और कहीं ना कहीं सरकारी पैसे से घपला किया है। और इसी के ऊपर उनके ऊपर जो केस चल रहा है वो करीब 6 महीने से वो जेल के अंदर बंद है। अभी हाल ही में जो वीडियो का हमने देखा सामने लगे, बीजेपी की सीक्रेट की गई ये वीडियो, तो बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो सत्येंद्र जैन है वो भी कैदी हैं, चाहे वो मंत्री क्यों ना रहे हो, अभी मंत्री पद पर लेकिन है तो कैदी। तो फिर उनको जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है, चाहे वो आपने देखा मसाज का हो, खाने का हो, उनके रूम में साफ सफाई का हो। कहीं ना कहीं आप देखा है कि जो कई लोग जेल के जो कई अच्छा बाकी अक्षर, कैदी, उन्होंने कहा है कि ये जो चीजें हैं, केजरीवाल साहब ने कहा कि ये जेल मैनुअल के हिसाब से हो रही है। तो क्या जेल मैनुअल में ये वीवीआईपी फैसिलिटीज हैं वीवीआईपी के लिए कि हम मसाज ले सकते हैं जेल में तिहाड़ के अंदर? जी, अगर उसमें उन्होंने ये बताया गया है कि जेल मैनुअल के हिसाब से, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला अपने डिसीजन के अंदर, अपने वर्डिक्ट के अंदर, कि अगर आपको किसी कैदी को इस चीज की जरूरत है, जैसे उनको फिजियोथेरेपी दी जा रही है, तो उसमें केजरीवाल ने बोला है कि डॉक्टर ने बोला है कोर्ट में, और बाद में कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनको जेल में फिजियोथेरेपी दी जाए। जो फैसला आया था कोर्ट का उसके अंदर है। तो अगर कोर्ट ऐसा कोई आदेश देता है या डॉक्टर में रिकमेंड करते हैं तो हो सकता है कैदी के साथ फिजियोथेरेपी, मसाज वगैरह जो हेल्प हम देखे सत्य में जिनको मिल रही है, कैदी नॉर्मल कैदी को नहीं मिल सकती। लेकिन अगर डॉक्टर ने बोला, कोर्ट ने बोला, तो फिर ये काम हो सकता है। और जो फिजियोथेरेपी देखने के लिए आया था बंदा, वो भी कोई स्पेशल डॉक्टर वगैरह नहीं था, बल्कि वो एक आरोपी था। हमने देखा था वो रेपिस्ट था, रेप के जी बिल्कुल अक्षर, क्योंकि ये जो मामला था ये कोलकाता का मामला था और उस बंदे को अभी तक आपने गिरफ्तार नहीं किया है जिससे जुड़ा हुआ ये मामला था, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। तो इसका केस जो है वो सत्येंद्र जैन पे दर्ज हुआ है, क्योंकि केजरीवाल साहब की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि आप उस बंदे को जाके पकड़ो, उसका कोई अता पता नहीं, आपने उसको भगा दिया, वो आपका सेट किया हुआ बंदा था कि ऐसा ऐसा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि सत्येंद्र जैन की जो छवि है दिल्ली में, वो आप कहिए कि लोगों ने बनाई है या केजरीवाल साहब की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से बनाई गई, वो कट्टर ईमानदार की छवि है। आप देखें तो कट्टर ईमानदार शब्द का इस्तेमाल पिछले 6-7 महीनों से काफी आप पार्टी में देखा जाने को मिला है कि कट्टर ईमानदार, और उसमें मनीष सिसोदिया, केजरीवाल साहब, सत्येंद्र जैन साहब, ये सारे लोग आते हैं। तो उनकी ईमानदारी की छवि कहीं ना कहीं इससे खराब होगी। और क्या बीजेपी अभी जो ये नया मसला उठा फिजियोथेरेपी वाला या मसाज लेते हुए, इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा वोट बैंक को काट वाट पाएगी कि नहीं काट पाएगी? क्योंकि लोग इसको किस तरीके से देखते हैं, फिजियोथेरेपी या ये जो सब आपने बोला, ये टेक्निकल वर्ड्स, ये लोगों के लिए महत्व नहीं रखते। लोगों के लिए महत्व ये रखता है कि वो जेल में मसाज करा रहे हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कि लालू यादव, उनका तो काफी एक्सपीरियंस है जेल का, उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। और मतलब लालू यादव आजकल मुझे लगता है कि एम्स, अभी करंटली शायद सिंगापुर में है, तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो वो एम्स या आपको पटना जेल या सिंगापुर में देखने को मिलते रहते हैं। तो वापस आते सत्येंद्र जैन पे। तो क्या सत्येंद्र जैन की इस वीडियो से थोड़ा बहुत वोट बैंक इधर उधर खिसकेगा? जी, अभी हाल ही में मैं कल एक डिबेट देख रहा था, तो इसके अंदर जो लोग थे सीएसडीएस है, जो कि अपने ओपिनियन पोल के लिए, एग्जिट पोल के लिए काफी फेमस रही है, उन्होंने का एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल किया था दिल्ली एमसीडी के अंदर,
वो उसके अंदर सर्वे में ये पाया कि करीब करीब कुछ लोग, एक परसेंटेज ऑफ लोग हैं, उन्होंने बोला है कि हाँ, हमें जो वीडियो आए हैं सत्येंद्र जैन के जेल के अंदर मसाज कराते हुए या बाकी उनको जो हेल्प मिलती हुई, उस वीडियो से उन्हें फर्क पड़ेगा, हो सकता है कि वो उसके वोट के ऊपर असर पड़े, पर कोई बहुत बड़ा ऐसा वो तबका नहीं जिसके ऊपर इसका असर पड़ेगा वीडियो का। लोग खाली सिर्फ वीडियो देख के या सत्येंद्र जैन मसाज करा रहे हैं जेल के अंदर, इसको देखकर वोट एमसीडी नहीं करने वाले। ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये खाली फैक्टर नहीं होगा जिससे लोग वोट अपना बदल दें, आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी या कांग्रेस की और को दे दें। तो कोई बहुत बड़ा प्रभाव इस वीडियो का पड़े चुनाव के अंदर, ऐसा मुझे नहीं लगता। कि मेरा अपना पर्सनली मानना है कि खाली एक वीडियो से डिसाइड नहीं होगा कि लोग अपना वोट बदल दें। हो सकता है लोगों को बुरा लगा हो कि ये ऐसी फैसिलिटी क्यों मिल रही है, बट वोटिंग में संता नहीं है। वोटिंग के मुद्दे जो है वो बाकी रहते हैं। जी बिल्कुल। जी जी। अच्छा अक्षत, पिछले काफी समय से आप देखेंगे मनीष जी के पीछे सीबीआई ईडी पड़ी है, और एक दिन के लिए सीबीआई ईडी मुझे दे दें, वो नायक के अनिल कपूर वाली बात की, तो आधी बीजेपी जेल में होगी और ये फलाना ढिमकाना। और साथ ही मनीष सिसोदिया पर जो सीबीआई ईडी पिछले काफी समय से पीछे लगी है, उसके बचाव में केजरीवाल साहब उतरते रहते हैं और बीजेपी पर हमला करते रहते हैं, और बीजेपी की तरफ से भी बचाव में लोग उतरते रहते हैं। और साथ ही केजरीवाल साहब को लेकर मनीष सिसोदिया ने एक बयान दिया है, वो ये है कि बीजेपी केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। काफी अहम बयान है कि क्या कोई पार्टी जो केंद्र में सत्ता चला रही है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री या भारत के किसी भी राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश कर सकती है। और ये किस तरीके की गंदी राजनीति है कि यहां पर कभी सिसोदिया आते हैं तो उनको केजरीवाल साहब बचाने के लिए आ जाते हैं, और केजरीवाल साहब आते हैं तो उनको ये बचाने के लिए बीजेपी पे वार करते हैं, फिर बीजेपी की तरफ से कोई उनको बचाने चला आता है। तो ये एक दूसरे को बचाना और एक दूसरे के खिलाफ ऐसे बयान देना, ये जनता और देश पर किस तरीके का प्रभाव डालते हैं? जी, जो बयान आया है सिसोदिया जी का कि जो बीजेपी उनकी हत्या करवाना चाहती है, ये खाली एक मीडिया का अटेंशन पाने के लिए बयान है। इसका बेसिस उन्होंने ये बताया कि जो अभी कुछ दिनों पहले जो मनोज तिवारी हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि जनता जो है वो इतनी गुस्से में है कि अगर वो केजरीवाल सड़क पे दिख जाए इस तो उनको मार डालेगी, उनको पीट देगी। तो इसलिए उन्होंने उसका बयान ये बेसिस है कि बाद में मनीष सिसोदिया ने बोला उसको बयान को पलट के कि जो बीजेपी है वो अरविंद केजरीवाल की हत्या करना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि इस बयान में कोई दम है, कोई लोगों को फर्क पड़ेगा इस सब चीजों से। ये खाली मीडिया का अटेंशन का बयान। लोग नहीं मानते कि बीजेपी या कोई भी इसी पार्टी कोई कुछ कर सकती है कि दूसरे बड़े नेता की हत्या ही करवा दे, मतलब। तो वो खाली मीडिया का अटेंशन पाने के लिए बयान था। और ये हमने देखा है कि बीजेपी उसके ऊपर लगाती रहती है इस तरह के बयान की। चुनाव जब आते हैं तो ऐसे बयान हमें देखने को मिलते हैं और आगे भी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 45% मतदान की खबर आ रही है। ये नवभारत टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, तो उसमें बताया है कि शाम 4 बजे तक का जो मतदान का प्रतिशत है वो 45% रहा है 250 वार्डों में। तो हालांकि ये 4 बजे तक का भी अगर सर्वे है तो 2 बजे से आप देखें तो 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, यानी कि 2 घंटे में 15% की बढ़ोतरी। तो अगर हम 1 घंटा और लगा लें आखिरी का, तो हम 10% की वृद्धि माने तो कहीं ना कहीं ये वोट परसेंटेज 50 से 55 के आसपास रुकेगा जाके, ऐसा हमारा अनुमान है, जो कि बहुत कम है। और अच्छा, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पढ़ा लिखा जो मतदाता है दिल्ली का, वो कम वोट करने जाता है? एलीट क्लास का मतदाता एमसीडी में वोट करने नहीं जाता? जी, खासकर जो एलिट क्लास का मतदाता है, जो कि एक हम देखें इनकम ग्रुप से, हाई इनकम ग्रुप से है, वो खासकर हमने देखा है कि वो हमेशा वोट करने कम ही जाता है। ज्यादातर जो गरीब लोग हैं, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, वो भी जाते हैं वोट करने। और मुझे तो आपको कारण बताया कि हो सकता है इस बार कहने के लोगों को लग रहा हो कि आम आदमी पार्टी ही जीत रही है, कुछ जिनके मन में ऐसा हो कि वन साइडेड चुनाव है, वो शायद वोट करने ना जाते हो। अगर हम विधानसभा लोकसभा से कंपेयर करें इस मतदान को, तो काफी कम है। हमने देखा विधानसभा में या लोकसभा में करीब 62-65%, 70% तक मतदान जाता है। और एमसीडी में करीब 55% मतदान होना, ये एक आश्चर्यजनक है। इतना कम मतदान क्यों हुआ है और उसका असर किस पार्टी पर पड़ेगा? क्या बीजेपी पर पड़ेगा या आम आदमी पार्टी पर पड़ेगा? किस पार्टी पर पड़ेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि 250 मतदाता आप पार्टी के और 250 मतदाता बीजेपी के, 500 ये हो गए। उसके बाद 247 मतदाता कांग्रेस के, 747 मतदाता हो गए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टोटल जो मतदाता हैं, वो माफ कीजिएगा, मतदाता नहीं, प्रत्याशी,
प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी जो है वो 747 प्रत्याशी लगभग इन्हीं पार्टियों के हुए थी, और इसके अलावा जो निर्दलीय खड़े हैं काफी सारे मतदाता, तो टोटल जो, माफ कीजिएगा, मतदाता पर ध्यान जा रहा है मेरा, अच्छा, तो प्रत्याशी की जगह मतदाता हो रहा है, तो टोटल प्रत्याशी। प्रत्याशी जो है 747 ये हो गए, और 1349 प्रत्याशी हैं 250 जी। वार्डों के लिए, और लगभग 1,45,00,000 वोटर लोगों है। को वोट करना है, और जिसमें से 4 बजे तक का जो डेटा है वो लगभग 45% रहा है। अब देखना है कि 5 बजे तक, ये 5:30 का अभी चुनाव खत्म हो चुका है, 5:38 हो चुके हैं, और कुछ ही देर में इसकी रिपोर्ट्स आ जाएंगे कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ दिल्ली में और क्या रहा। अच्छा, ईवीएम को लेकर कब सवाल उठने शुरू हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि एग्जिट पोल पे बैन लगाया हुआ इलेक्शन कमीशन ने, मना किया है कि दिल्ली का एग्जिट पोल नहीं दिखाना है, और क्यों नहीं दिखाना है इसका कारण हम आपसे जानेंगे। अच्छा, जी बिल्कुल, जो आपने ईवीएम का मुद्दा आप देखते हैं, जब वोटिंग होगी तो उसके बाद खासकर जब वोट परसेंटेज होंगे, एग्जिट पोल आएंगे, उसके बाद हो सकता है कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस वगैरह को ऐसा मुद्दा उठा दे। जो आपने दूसरी बात कही कि जो एग्जिट पोल बैन लगाया हुआ है वो क्यों लगाया गया है, तो लगाया इसलिए गया है कि कल जो है गुजरात में वोटिंग है। कल गुजरात में 93 सीट्स के लिए सेकंड फेज में वोटिंग है, तो इसके पहले कोई भी वोटिंग एग्जिट पोल आना हो सकता है वहां के चुनाव को, वहां के वोटर को अफेक्ट करे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है। यानी आज वोटिंग खत्म होने के बाद भी एग्जिट पोल नहीं आएंगे, और हो सकता है कल जब वोटिंग गुजरात में खत्म हो जाएगी 5 बजे के बाद, तब दिल्ली, एमसीडी के, गुजरात के, उत्तर प्रदेश, तीनों के एग्जिट पोल जो है वो मीडिया दिखा पाए। लेकिन आज मनाही है कि आज कोई भी मीडिया एग्जिट पोल नहीं दिखा सकता है, चाहे वो एमसीडी का हो या किसी और हिमाचल प्रदेश चुनाव का हो। आज फिलहाल जी बिल्कुल, क्योंकि भारत की मीडिया जो है वो बहुत तेज है, वो बिल्कुल चुनाव खत्म होते ही एग्जिट पोल लेकर आ जाती है और बताती है कि कहाँ किसकी सरकार बन रही है, कभी ओपिनियन पोल, कभी एग्जिट पोल। ऐसा लगता है मानो कि चुनाव कराने की क्या जरूरत है, कि मीडिया चैनल्स, मीडिया हाउसेस ही सारा कुछ बता देंगे कि किनकी सरकार कहाँ बन रही है, और आप जाइए सीधे शपथ ग्रहण करिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि 7 दिसंबर को एमसीडी में बदलाव होगा या या फिर नहीं है। जारी रहेगा बीजेपी का शासन। साथ ही बिल्कुल हिमाचल के रिजल्ट और गुजरात का भी रिजल्ट आना है, और साथ ही हम फिर से बात करने के लिए जुड़ेंगे गुजरात चुनाव पे एक बार, कि गुजरात में जो दूसरा चरण का चुनाव है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। क्यों हो सकता है? हम देखें कि साबरमती नदी के किनारे काफी ज्यादा शोध हो रहे हैं वहां पे, और किस तरीके से वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 92 सीट चाहिए होती है आपको जीतने के लिए, 89 सीटों पर चुनाव हो चुका है, 93 सीटों पे बचा है। अगर ये 93 सीटें का चुनाव जो है ये थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो सरकार बदल सकती है, क्योंकि हम देखें पटेल समुदाय वहां पे जो है वो काफी खासा इंटरेस्टेड नजर नहीं आया है चुनाव में, तो जी। ये देखना अहम होगा। और साथ ही एमसीडी में क्या होता है, किसकी सरकार बनेगी, हम एक संक्षेप में वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, और लगभग हमने एमसीडी के सभी मुद्दों को कवर किया है। देखिए, एमसीडी के मुद्दे कितने भी इधर उधर किए जाएं, वो कुल मिलाकर 5 से 6 ही रहने वाले हैं। लैंडफिल साइट्स को हटाना, नालियों और सीवर को साफ करना, घर घर तक पानी पहुंचाना। दिल्ली के ऐसे मैंने कई इलाके देखे हैं जहां पर पानी आज भी नहीं है, टैंकर जाता है। आप छतरपुर में जहां पे वो हादसा हुआ था, उससे आप छतरपुर फार्म्स की तरफ बढ़ेंगे, आगे मांडी हिल्स पड़ती है, वहां पर आज भी टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है, और 200 लीटर पानी आपको 4 दिन के लिए मिलता है, एक फैमिली के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं, फैमिली के लिए। तो पानी का मुद्दा दिल्ली में रहेगा। आरओ वाटर प्यूरिफायर का मुद्दा एक कांग्रेस लेके आई है। तो आपको कुल मिलाकर हाइजीन से रिलेटेड ही मुद्दे नजर आएंगे। जी अक्षत, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था कि जो सीलिंग और अतिक्रमण का मुद्दा रहा है अब तक का, कि कई बार नगर निगम के जो अमला आता है वो कहीं जो एनक्रोचमेंट होंगे तोड़ता है उनको, कई लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है वहां पे। ये भी कहीं ना कहीं मुद्दा इस बार हमें देखने को मिल रहा है चुनाव के अंदर, पहले भी दिखाया और इस बार भी हमें देखने को मिल रहा है। तो मिला के वो 5-6 मुद्दे ही हैं जिनके ऊपर चुनाव लड़ा जाता है, और वो मुद्दे कभी सॉल्व नहीं होते, हमेशा चलते ही जाते हैं। वो चुनाव जी का बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये मुद्दे लगातार बरकरार रहेंगे। अगले 5 साल भी यमुना की सफाई नहीं हो पाएगी। हालांकि हम चाहेंगे ऐसा हो, हालांकि हम चाहेंगे ऐसा हो, हमें ही दिक्कत है, आप लोगों को दिक्कत है, सबको दिक्कत है, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगली बार आप वोट कैसे देंगे ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम मुद्दा ही खत्म कर देंगे तो
वोट बैंक नहीं इस प्रॉब्लम रहता में है। तो ये ज्यादा जरूरी है, मुद्दे बरकरार रहने चाहिए, जिसके लिए विकास का ना होना जरूरी है। शुक्रिया अक्षत हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अभिषेक।